मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपने। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन कर जाता है। तो पहले जरा समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली बनी कहाँ से है। बेसिकली आपको पता है ना कि अकाउंटिंग के फादर कौन होते हैं, लुका पैकियोली। ये बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन लुका पैकियोली जी ने ही बनाई थी, क्योंकि इन्होंने ही डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देने होते हैं कि कुछ आया और कुछ गया, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई गई थी। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखें तो समझते हैं बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम को एक बार समझते हैं, वहीं से अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब समझेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन होती है हमारे बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, लेन देन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, कुछ आता है यानी कि लेन और कुछ जाता है यानी कि देन। तो जो आता है उसको अकाउंटिंग के टर्म्स में बोला जाता है डेबिट, और जो जाता है उसको अकाउंटिंग के टर्म्स में बोला जाता है क्रेडिट। ठीक है, तो लेने को बोलते हैं डेबिट, देने को बोलते हैं क्रेडिट। ये ही हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम कह दो उसको, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग का बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने पेन खरीदा, पेन परचेज किया आपने, तो क्या आया मेरे पास, पेन आया। तो मैं पेन ऐसा बोलूँगा डेबिट, है ना। क्या गया मेरे से, पेन खरीदा है तो फ्री में थोड़ी खरीदा है, कैश तो दिया है ना, साथ में पैसा दिया है, तो कैश गया। तो कैश गया यानी कि कैश क्रेडिट। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट लेना है, उसको रिप्रेजेंट, उसको जो हम शो करेंगे मैथमेटिकली, उसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि है क्या, और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आएगी। पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि इसका मतलब हमने समझा कि ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। उस दो इफेक्ट, एक कुछ आया ट्रांजेक्शन में और एक कुछ गया, उसको रिप्रेजेंट करने को मैथमेटिकली अकाउंटिंग इक्वेशन बोलेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। लेकिन ये बनी कहाँ से है, क्यों एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल की होते हैं। एसेट्स होते हैं जो ऐसी वैल्यूएबल चीज जो कि मुझे इकोनॉमिक फ़ायदा देते हैं, जिसको मैं पैसा कहीं ना कहीं जनरेट हो सकता है जिससे, उसे एसेट्स बोलते हैं। लायबिलिटी मतलब कर्जे जिसको मुझे देने होते हैं, जिसको पैसा मुझे पे करना है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, मैं अकाउंटिंग सबसे पहले किसके पॉइंट से करता हूँ, बिजनेस के। ये आपने पढ़ा है ना प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ओनर के नहीं। फॉर एग्जाम्पल ओनर ने बिजनेस पे पैसा लगाया तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब क्योंकि मैं एक बिजनेस को एक अलग एंटिटी मान चुका हूँ, इसको एक सेपरेट एंटिटी मान लेना होता है। ठीक है, एक सेपरेट एंटिटी, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कि हमें अकाउंटिंग में बिजनेस को एक अलग मान लेना होता है एंटिटी, ओनर को अलग मान लेता है, और ओनर के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते। हम किसी तरह सोचेंगे बिजनेस में क्या आया, बिजनेस पे क्या गया, बिजनेस के एसेट्स क्या है, बिजनेस के लायबिलिटीज़ क्या है, सब कुछ बिजनेस के हिसाब सोचेंगे। तो आपने अगर बिजनेस में पैसा लगाया, उसे कैपिटल बोलते हैं। वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। क्योंकि बिजनेस अगर एक आदमी है तो आप सोचो ओनर को ये वापसी लौटानी है बिजनेस को, आज नहीं लौटानी, कभी ना कभी तो लौटानी पड़ेगी, है ना। तो ये कैपिटल होती है। तो जो बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये पैसा उनके जाने वाला है। तो बिजनेस में अगर ओनर पैसा लगाता है, मान लो कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, और बिजनेस उधार में कोई पैसा ले आया,
क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले पैसा चाहिए होता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए पहले कैपिटल लगाई और मान लेते 2 लाख रुपए लायबिलिटी लगाई, उधार में पैसा ले आया। इन पैसों का क्या करेगा बिजनेस? कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा ना इस्तेमाल। किस में करेगा? फॉर एग्जांपल आप वो कर रहा है कि एसेट खरीदने में करेगा, जितना भी आप नाम बोलोगे, फर्नीचर खरीदने में करेगा, लैंड खरीदने में करेगा। जैसे फर्नीचर खरीद रहा है, ठीक है, लैंड खरीद रहा है, कंप्यूटर खरीद रहा है, या अपने पास बचा के भी रख रहा है, मान लेते हैं कैश या बैंक में पैसा, ये सब एसेट्स ही तो बोलते हैं इसे। तो पैसा कहाँ से आया उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और पैसा कहाँ लगा उसे एसेट्स बोलते हैं। तो जितना पैसा आएगा उतना ही तो कहीं लगेगा, इसलिए एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होते हैं। जो भी पैसा आया वो उतना ही तो पैसा लगेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरा 3 लाख की जगह मैं 4 लाख एसेट में लगा दूंगा, जितना पैसा होगा उतना ही तो लग पाएगा। इसीलिए अगर आपने कोई बिजनेस की एसेट देखनी है तो आप लायबिलिटी देख लो, क्योंकि वो एसेट्स का मतलब हो गया पैसा लगा हुआ कहाँ है। आप देख लो कि कहाँ कहाँ से पैसा आया था, लायबिलिटी और कैपिटल प्लस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट्स है कितने बिजनेस के। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है कि इसका मतलब एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेस कर रहे हो आप जो भी आपका ड्यूअल कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग का। सर कैसे कर रहे हैं? एग्जाम्पल तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर परचेज करा आपने 50,000 रुपये का। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्नीचर आपने परचेज करा है, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि एसेट में फर्नीचर क्या होता है? एसेट। तो हमने फर्नीचर आया ना मेरे पास, ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट देखने होते हैं, कुछ ना कुछ आएगा और कुछ ना कुछ जाएगा। तो फर्नीचर आया 50,000 रुपये, तो यानी कि 50,000 पे 50,000 रुपये फर्नीचर में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ 50,000 खाली लिख दोगे प्लस करके, इधर तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ, तो मुझे एक चीज़ बताओ फिर ये मैच कर रही है क्वेश्चन? ऐसे मैच कैसे करेगी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कहाँ हो रही है? तो इसलिए ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने हैं, कुछ ना कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ जाएगा भी। 50,000 रुपये आए हैं, तो आप देखो ध्यान से 50,000 रुपये मैंने दे के खरीदा होगा फर्नीचर ना, कैश गया है मेरा, तो साथ में मेरा इधर से एसेट में से एक कैश एसेट घटा भी है। तो फर्नीचर तो आया, फर्नीचर तो बढ़ जाएगा 50,000 से एसेट में, लेकिन कैश 50,000 घट जाएगा। फिर आप देखो तब जाके इक्वेशन मैच करेंगे। तो इसलिए हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने हैं, और उसको रिप्रेजेंट आप कहाँ से कर रहे हो? इक्वेशन बना के। इस इक्वेशन में हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट कहाँ कहाँ हुए उसको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैथमेटिकली कर रहे हो ना, प्लस माइनस करके। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या बन रही है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूअल कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट, कम से कम 2 इफेक्ट लेने होते हैं, कम से कम 3 भी हो सकते हैं, अभी तो वो बाद में समझेंगे ट्रांजेक्शन कौन सी है, लेकिन कम से कम 2 इफेक्ट लेने होते हैं। और उसका मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट जब इसमें करते हो कि कहाँ वो इफेक्ट हुए, प्लस माइनस के फॉर्म में, तो यही अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़। गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, तो क्या आया मेरे पे? गुड्स आए। गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, एसेट होता है ये भी। तो स्टॉक आया 1 लाख रुपए का, क्योंकि गुड्स क्या है कि आप एक साथ बहुत जगह पे एक साथ रखते हो और बाद में बेचते हो, उसका स्टॉक बना रखते हो, तो स्टॉक लिखते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए आपने बढ़ा दिए, तो मैंने क्या बताया कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने हैं, वरना क्या होगा? ये इक्वेशन देखो मैच कर रही है। 1 लाख रुपए दे के खरीदा है ना, माइनस क्या होगा? कैश। तो कैश आपका 1 लाख रुपए एसेट में से ही गया भी है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इफेक्ट लेते हो एक, तो ध्यान रखना है कि दूसरा भी कोई ना कोई होगा, यानी कि उसका उल्टा ही इफेक्ट होगा कोई ना कोई, क्योंकि या तो कोई चीज़ प्लस हो रही है तो माइनस भी होगी, या फिर अगर इधर कोई 1 लाख के एसेट बढ़े हैं तो 1 लाख रुपए इधर भी बढ़ने चाहिए थे, तब जाके मैच होती। तो इसलिए कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, तो कैश आया। बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, मैंने क्या बताया था कि बिजनेस एक आदमी है, तो उसके हिसाब से सोचो कि बिजनेस के पास कैश आया, किससे? ओनर से। बिजनेस में कैश डाला ओनर ने, और इसी को तो कैपिटल बोलते थे ना।
तो अभी बिजनेस में क्या आया, कैश, तो किसका मतलब एसेट होता है कैश, 5 लाख रुपए एसेट आ गए। लेकिन सर इसमें गया क्या है, गया तो कुछ भी नहीं बिजनेस से, लेकिन हाँ एक लायबिलिटी जरूर चढ़ चुकी है। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है, तो 1 लाख रुपये जो आपने कोई भी बिजनेस में पैसा डाला वो कैपिटल बन जाती है और वो लायबिलिटी होती है, फ्यूचर में वो लौटानी पड़ेगी बिजनेस को कभी ना कभी। तो इसलिए वो लायबिलिटी यानी कि कैपिटल की फॉर्म में 5 लाख रुपए आ गए और वो यहाँ लिखा हुआ 5 लाख रुपए, तब जाके आप देखो मैच कर रही है। तो कहने का मतलब अगर इस साइड का इधर कुछ बढ़ाया है तो या तो इस साइड पे बढ़ेगा या फिर इसी में से एसेट में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अगर आप कोई लायबिलिटी या कैपिटल कुछ भी बढ़ा रहे हो तो यानी कि या तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ घटेगा और या फिर वो यहाँ पर भी बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो ध्यान रखना है कि 2 इफेक्ट लेने होते हैं और इस तरीके से लेने हैं कि ये इक्वेशन बिल्कुल मैच कर जाए, तभी ये कॉन्सेप्ट, वरना तब इक्वेशन मैच नहीं कर रही है इसका मतलब फिर आप गलत कर रहे हो। आप ये भी कह सकते हो कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी देखो यहीं से बन रहा है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस इक्वेशन को सही करवाने के लिए हमें ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने ही होंगे। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन मैच नहीं करेगी तो सारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया आपका, एसेट लायबिलिटी कैपिटल के बराबर रहेगी नहीं फिर। तो ये इक्वेशन मैच करवाने के लिए ड्यूअल कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ा। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और उसको समझेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे। चलिए अब टीएस अग्रवाल की बुक से ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन कराएंगे हम। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट क्या पड़ता है, तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है, इस तरह की फॉर्मेट से बतानी है आपने। और ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट आपको अपनी कॉपी पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि कॉपी इस तरीके से होती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं बनाना है। क्योंकि ये क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्म बनाना है। यहाँ पर आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे एसेट्स आते हैं और कॉपी पे इस वर्टिकल फॉर्म में जगह कम पड़ जाती है, लेकिन ऐसे जगह ज़्यादा होती है। लायबिलिटी कई बार ज़्यादा होती है, एसेट में ज़्यादा जगह छोड़नी है, लायबिलिटी में कम। पहले आएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिखना है आपने 1 2 3 4 5, ट्रांजेक्शन के नाम यहाँ पर लिखने हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नीचे एक और लाइन छोड़नी है, क्यों, क्योंकि इससे एसेट्स के नाम क्या क्या, कौन कौन से आपके एसेट्स आए हैं बिजनेस में वो यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी के नाम क्या क्या वो नीचे लिखेंगे, इसलिए जगह छोड़ दी है। और कैपिटल का तो नाम कैपिटल ही होता है, तो नीचे कैपिटल ही लिखना है इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्यों लिखा हुआ है, हमेशा पहली ट्रांजेक्शन क्या होती है, हमेशा बिजनेस स्टार्ट होता है पैसा डालने के पहले बिजनेस में। कभी भी ऐसा नहीं होगा बिजनेस क्या हवा में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा डालेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड का मतलब कमेंस भी हो सकता है, कमेंसमेंट भी लिख सकता है वो। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहला यहाँ पर आपको इफेक्ट क्या लेना है, पहला सीरियल नंबर डाल दो 1 बिजनेस। अब देखो उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा या तो बदल के लिख देना है या फिर वही लैंग्वेज लिख सकते हो, वो इसी बस ट्रांजेक्शन में वही लिखना होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन क्या है, हुआ क्या है आखिर का। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये हुआ है ना ट्रांजेक्शन, तो हमने लिख दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, 45,000 पे डाला। तो अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, बिजनेस में पैसा डाला तो क्या आया बिजनेस में, कैश। तो कैश एक एसेट होता है, तो एसेट्स में लिख दिया। 45,000 आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 45,000। और कैपिटल भी बन जाएगी, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने होते हैं। एक ट्रांजेक्शन में 45,000 आया, लेकिन उसके साथ में आपकी एक लायबिलिटी भी चढ़ गई बिजनेस के ऊपर, जो कि 45,000 रुपये देनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो कैपिटल आपको लिखनी है, ये लायबिलिटी है नहीं तो 0 लिख दो और यहाँ लिख दिया 45,000। ठीक, ऐसे लिखना होता है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं कि अगली ट्रांजेक्शन क्या है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500 रुपये। तो यहाँ पहले लिख दो ओपन अ बैंक अकाउंट, वही मैंने लाइन लिख रहा हूँ बस, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट, ठीक है, ऑफ 4500। अब आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, पैसा कुछ आया है, क्या आया, एसेट क्या आया, कुछ लायबिलिटी कुछ आया कि नहीं आया। देखो आपने बैंक अकाउंट ओपन करा, बैंक अकाउंट एक एसेट होता है जिसमें आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो।
तो आपका एक नया एसेट आ गया, तो आपने यहाँ प्लस करके एक नया एसेट लिखना है, उसका नाम क्या है, बैंक। तो यहाँ पर आप लिख दो कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ गए, 4500 रुपये। तो आपके 4500 रुपये बैंक अकाउंट में आ गए, 4500 लिख दिया। लेकिन मैंने वो क्या बताया था, हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट तो कम से कम लेने होते हैं। तो आपके 4500 रुपये अगर प्लस करके लिख दो, कहीं तो कहीं ना, या तो यहाँ पर माइनस करो एसेट में से 4500 कहीं, या यहाँ पर भी 4500 बढ़ाओ, तब जाके तो अकाउंटेशन मैच करेगी ना। तो 4500 रुपये आए तो साथ में गया क्या सर, 4500 रुपये आपने कैश लेके गए होगे ना बैंक में, कैश लेके गए होगे 4500 का, और बिजनेस में कैश 45,000 रुपये था, वो कम नहीं हो गया होगा। तो 4500 रुपये कम नहीं कर दियोगे अपने, बिल्कुल कम कर दियोगे। तो 4500 कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 4500 रुपये कम करो, बैंक ऊपर था ही नहीं बैलेंस तो 0 लिख दो, जो भी खाली कॉलम मिलेगा वहाँ पर 0 लिख दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बंद करना है और यहाँ पर लिखना है न्यू इक्वेशन। अब इक्वेशन बदल गई है ना, ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, अब आपने चेंजेस करे। पहली ट्रांजेक्शन जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके बाद जो भी चेंज होगा, हर चेंज के बाद आपने न्यू इक्वेशन देखनी है कितनी बन गई है। पहली ट्रांजेक्शन हुई जिससे इक्वेशन चेंज हुई, अब आपको क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन अब क्या होगी। 45,000 में से 4500 कम हो गए, यानी कि 40,500 का कैश का बैलेंस हो गया, ठीक है। 4500 रुपये बैंक का बैलेंस आ गया, और इधर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। इधर आपका देखो कुछ चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, हर जो भी कॉलम खाली मिलेगा उसको 0 लिख दो। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। तो तीसरी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, गुड्स बॉट करें, उसको ऐसे लिख सकते हैं परचेज। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी, ठीक है। MS सन एंड कंपनी से आपने गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे हैं सर, 11,200 के खरीदे हैं। तो गुड्स आए, गुड्स क्या होता है सर, एक गुड्स एक एसेट होता है, और मैंने को अभी क्या बताया एग्जांपल में, गुड्स को क्या लिखेंगे, स्टॉक। तो स्टॉक आ गया मेरे पास, स्टॉक लिख दिया, नया एसेट आ गया, स्टॉक लिख दिया। स्टॉक, क्योंकि स्टॉक क्या है, ये एक स्टॉक आपका बहुत सारा सामान है एक जगह पर पड़ा हुआ, उसको कभी बेचना है आपने, तो स्टॉक आपका आ गया एक नया एसेट, प्लस 11,200 कर देंगे, और बाकी जगह पे कुछ हुआ ही नहीं चेंज, तो 0 लिख दो। लेकिन सर यहाँ पर 11,200 बढ़ा रहे हो, या तो यहीं पे 11,200 कम करने थे, कम करो ना सर, आपने कम नहीं करे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जब भी नाम आता है, जब आपने गुड्स खरीदा या सेल करी, जब भी नाम आ गया, इसका मतलब वो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है। खाली अगर जब भी नाम आ गया ट्रांजेक्शन में, नाम आ गया, गुड्स खरीदे, किसी पर्सन का नाम, किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ गया, या कंपनी का नाम आ गया, इसका मतलब मैंने क्रेडिट, उधार में खरीदा है। जब उधार में खरीदा है तो मेरे को उधारी चढ़ी है, कैश नहीं दिया मैंने, तो इसलिए मैंने कैश माइनस नहीं करा। खाली लिखा होता परचेज गुड्स, तो इसका मतलब मैं कैश माइनस करता, कैश में खरीदा था, लेकिन खाली नहीं लिखा हुआ ना, नाम आ गया, और इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 11,200 का उधारी चढ़ गई है, यानी कि मुझे फ्यूचर में पैसा देना है, तो वो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। जिसको मुझे पैसा देना होता है, जिससे मैंने सामान उधार में खरीदा और उसको मुझे पैसा देना, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और जिसको मैंने उधार में सामान बेचा और उससे पैसा लेना है, उसको बोलते हैं डेटर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, डेटर आगे आएगा बहुत बार। तो क्रेडिटर आके 11,200 के, वो आपने यहाँ पर प्लस करके लिख देना 11,200 में। और लॉजिकली भी सोचो ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ 11,200 बढ़ाना ही थे, जब उधार में खरीदा था तो यहाँ पर बढ़ेंगे और इधर ही आएगा। अब यहाँ पर फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। अब क्या होगी ये न्यू इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन न्यू इक्वेशन लिया। अब देखो 40,500 तो 40,500 ही रहे, बदले तो है नहीं। ये 4500 रुपये बैंक बैलेंस रहा, और ये 11,200 का स्टॉक आ गया। यहाँ पर 11,200 रुपये रहे, और यहाँ पर 45,000 रुपये आ गए, ठीक है। यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ऐसा ही करना होता है। ये था आज का बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीके से करा। आगे और भी वीडियो आती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके बता देना कि आप वीडियो और चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।